In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. मेरा नाम दीपांशु जिंदल है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 38 सिक्योर किया है इन दिस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज़ यह है कि यूपीएससी की जर्नी में काफ़ी मिथ्स होते हैं। पीवाईक्यू करने चाहिए कि नहीं, पीटी 365 करनी चाहिए कि नहीं, पीयर लर्निंग ग्रुप स्टडी होनी चाहिए, सिलेबस की क्या इंपॉर्टेंस है, नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं, इन सारे मिथ्स पे आज हम बात करेंगे। मैं एक आपको ऑल्टरनेटिव तौर पे मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ स्ट्रैटेजी, ताकि आप ये ना माने कि यूपीएससी क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका है। देयर आर मल्टीपल वेज़ जिससे आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। अगर 100 यूपीएससी रैंकर्स हैं आईएएस में, तो उनकी 100 की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। तो ये पर्पज़ इस वीडियो का यह है कि आप कॉन्फिडेंट रहें अपनी खुद की स्ट्रैटेजी में। ज़रूरी नहीं है कि जो 99% लोग कर रहे हैं वो सही हो। आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को एनालाइज़ कीजिए और देखिए कि व्हाट सूट्स यू। अगर आप बचपन से नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप मत बनाइए, उस प्रेशर में मत आइए कि सारे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 पेजर नोट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप अपनी स्ट्रैटेजी चॉक आउट कीजिए। मैं अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊं, पीवाईक्यू को लेके काफ़ी बड़ा मिथ है कि लोग बोलते हैं कि पीवाईक्यू आपको रटे होने चाहिए, आप उसका एनालिसिस वगैरह कीजिए। मेरे को भी काफ़ी मेंटर्स ने, और ऐसा नहीं है कि वो गलत बता रहे हैं, पर मेरे लिए वो चीज़ वर्क नहीं करती थी। मैंने बिल्कुल भी पीवाईक्यू नहीं करे विद रिस्पेक्ट टू मेंस या प्रीलिम्स। बिल्कुल भी मैंने ऐसा नहीं कभी कि पीवाईक्यू ओरिएंटेड स्टडी की हो। जितना कभी कहीं कोई क्लास अटेंड करी उसमें कोई पीवाईक्यू डिस्कस हो गया, दैट्स इट। बुक्स मैंने भी ख़रीदी थी पीवाईक्यू की, प्रीलिम्स की 10 इयर्स 20 इयर्स, मेंस की भी, बट मेरे को नहीं याद कि मैंने एक बार भी उनको खोल के देखा और मेरे को उनकी यूटिलिटी फील हो। बट यहाँ पे एक कैवियट यह है कि ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। मेरे को उनसे पढ़ के ऐसे लगता था कि यार ये पूछा जा चुका है, और अगर कुछ इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो बार बार पीवाईक्यू में रिपीट हो रहा है तो वो टॉपिक वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आप देखो कितनी बार पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है, दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। बट मैं आपको बोलूँगा कि फंडामेंटल राइट्स तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी में उससे और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है। तो आप इसमें एक हाइंडसाइट बायस होता है, एक कन्फर्मेशन बायस होता है साइकोलॉजी में। आई थिंक कि उससे प्रभावित होके लोग काफ़ी मीन्स एंड्स रिवर्सल कर ले रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि हम पीवाईक्यू अच्छे से कर लेंगे तो हमारा पेपर हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से वो एक ठीक स्ट्रैटेजी नहीं है, बट यह मेरी स्ट्रैटेजी है। सेकंड मिथ क्या रहता है पीयर लर्निंग का, कि सारे बोलते हैं अपना प्री की टेस्ट सीरीज़ आप आपस में डिस्कस कीजिए, आप अपनी मिस्टेक्स देखिए, दूसरों से लर्न कीजिए। मेंस की टेस्ट सीरीज़ बच्चे आंसर्स 5-5, 6-6 घंटे लगा देते हैं डिस्कस करने में एक दूसरे के साथ, एंड इंटरव्यू में काफ़ी पीयर डिस्कशंस होती हैं। तो मैं इसमें बोलूँगा कि आप एक बैलेंस सब बना के चलें। पर्सनली मैं ग्रुप में स्टडी नहीं कर पाता था, मैं इन्जॉय काफ़ी करता था। मेरे फ्रेंड्स सारे नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड से थे, तो मैं उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता था, काफ़ी फ्री टाइम हम प्रोडक्टिवली स्पेंड करते थे। बट पीयर लर्निंग मैं बोलूँगा कि आप अभी आज के ऑनलाइन के ज़माने में आप अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। मेरे को लगता था कि अगर ग्रुप में पढ़ाई हो रही है तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट पर्सनली मेरे को फ़ील होता था। तो ना मैंने कभी बचपन में वो ग्रुप स्टडी वगैरह की, ना ही अभी मैंने वही चीज़ फॉलो करी। एक और चीज़ जो मिथ है वो है सिलेबस को लेके। सब बोलते हैं कि सिलेबस को आप रट लीजिए, 1 to 20 पॉइंट्स या जितने भी पॉइंट्स हैं आपको वो बाय हार्ट होने चाहिए। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मेरे को बिल्कुल भी सिलेबस याद नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि GS4 में क्या क्या टॉपिक्स हैं, GS3 में क्या क्या टॉपिक्स हैं, लार्जली भी मैं शायद कभी गलती कर दूं, मैं बोल दूं कि इंटरनेशनल रिलेशन GS3 में है या समथिंग लाइक दैट। तो मेरे को ये लगता था कि यूपीएससी आपको प्रिपेयर, दिस सिलेबस इज़ अ मीन्स टू एन एंड। ये सिलेबस आपको प्रिपेयर करता है अपनी सर्विस अच्छे तरीके से निभाने के लिए। अभी मैं करंटली हरियाणा सिविल सर्विसेज में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ, और जो मैं देखता हूँ ग्राउंड पे प्रैक्टिकल फील्ड में,
तो एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, गवर्नेंस को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड वे में चलती हैं। कोई वहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से अपना काम कीजिए, या कोई पवेड के बेसिस पे काम कीजिए, या ऑप्शनल के बेस पे, या एथिक्स के बेस पे। ये सारा इंटीग्रेटेड वे में आपके साथ चलता है। तो ये डिसीज़न आपका ब्रेन सारी चीज़ों को यूज़ करके लेता है वहाँ पे। और यूपीएससी भी अगर आजकल आप देखें तो कोई GS1 का क्वेश्चन GS3 से लिंक करके पूछ रहे हैं, GS3 का GS2 में पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं, हिस्ट्री की, हिस्टोरिकल एनालिसिस पूछ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी का, एथिक्स को इंटीग्रेट वो कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स में धीरे धीरे। तो यूपीएससी हमेशा चेंज करता रहता है। तो मेरे को ये लगता था कि कभी भी हम कंपार्टमेंटलाइज्ड तैयारी ना करें। जो हम सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी जनरलिस्ट सर्विस। ये यूपीएससी हमसे चाहती है कि हम हर तरीके के पर्सपेक्टिव से सोच पाएँ और एक आंसर पे, एक सोल्यूशन पे हम पहुंच पाएँ। तो मेरे को वो साइलोड अप्रोच, हम पढ़ाई के दौरान भी बात करते कि साइलोड अप्रोच नहीं होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी की। तो वही आई थिंक हमें यहाँ पे भी अपनाना चाहिए कि साइलो ना रख के इंटीग्रेटिव तैयारी करें। एक और मिथ होता है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी अलग अलग करें। तो अभी भी बच्चे पूछते हैं कि सर प्रीलिम्स के टाइम पे क्या करें, मेंस के टाइम पे क्या करें। देखिए, जो 2-3 सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेंस के, लेट्स से एथिक्स है, वो आपके प्री में नहीं आएगा, तो आप डेफिनेटली उसकी सिर्फ मेंस पर्सपेक्टिव से तैयारी करेंगे। पर जो बाकी सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज़ के, आई डोंट थिंक उनकी अलग अलग तैयारी हो सकती है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका अलग है। सिंपली प्रीलिम्स में आपको MCQ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसमें आपको एक चुनना है 4 में से। मेंस में आपको एक ब्लैंक शीट दे दी जाएगी, आपने उस पर आंसर लिखना है। तो मैं नहीं मानता कि प्रीलिम्स के फैक्ट्स मेंस में नहीं यूज़ हो सकते और मेंस का एनालिसिस प्री में नहीं यूज़ हो सकता। एंड सिमिलरली विद इंटरव्यू, जो मेंस का एनालिसिस है, केस स्टडीज़ हैं, प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं, आप उनको थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हैं अपनी इंटरव्यू में। तो ये जो सारी तैयारी है, ये इंटीग्रेटिव है। तो ये एक मिथ मैं बोलूँगा कि अनफाउंडेड है। एक और मिथ है जो बहुत बड़ा है और बहुत बच्चों को शुरुआती जर्नी में ही काफ़ी डाउट पैदा कर देता है, वो है PT 365 का, कि PT 365 करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऑल क्रेडिट टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट जिन्होंने ये इतना अच्छा रिसोर्स फ्रीली अवेलेबल कराया है बच्चों को, उससे काफ़ी बच्चों का हेल्प हुआ है। बहुत रैंकर्स इसको फॉलो करते हैं। पर एट द एंड मैं दोबारा यही बोलूँगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानिए। मेरे को लगता था कि PT 365 एक बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड और बहुत ही फैक्चुअल और बहुत ही एक हैवी करंट अफेयर्स बुकलेट है। आप बिना स्टोरी के कोई चीज़ नहीं समझ सकते। फॉर एग्जांपल, जब हम एप्पल की बात करते हैं, एप्पल फॉर अस इज़ नॉट अ वर्ड, एप्पल फॉर अस इज़ अ स्टोरी। एप्पल फॉर अस इज़ द फ्रूट, इट इज़ द टेस्ट ऑन अ टंग। तो जब मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ता था, मेरे को कभी कोई मंथली मैगज़ीन या PT 365 से मेरे से नहीं पढ़ा जाता था। दैट वाज माय ओन स्वॉट एनालिसिस। तो मैं हमेशा न्यूज़पेपर से करता था तैयारी, न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो उसमें एक स्टोरी होती है हर चीज़ के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी करंटली US ईरान वॉर चल रही है, तो जो भी शिप्स USA ईरान की तरफ भेज रहा है, जैसे USS फोर्ड है या USS अब्राहम लिंकन है, तो जब आप उसको न्यूज़पेपर में स्टोरी की तरह पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं रखना पड़ता डिक्शनरी की तरह। तो PT 365 से मेरे से तो पढ़ाई नहीं होती थी। अनलेस एंड अनटिल मैं उसकी बैक स्टोरी जान पाऊँ, तो मेरे से वो चीज़ याद नहीं होती थी। और करंट अफेयर्स को लेके भी ये मिथ था कि भाई करंट अफेयर्स देखिए एक अथाह समंदर है, अनादि है, अनंत है। इसको आप जितना करोगे उतना कम है। अगर आपने 100 चीज़ पढ़ ली तो UPSC आपको 101st चीज़ पूछ लेगा और आपको लगेगा कि मेरी तैयारी एक वेस्ट है, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया इसमें। तो स्टैटिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। शुभांकर प्रत्युष पाठक सर हैं, आई थिंक AIR 11 थे, आप उनकी स्ट्रैटेजी देखिए। उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है और मैथमेटिकली लॉजिकल वे में उन्होंने बताया है कि कैसे स्टैटिक इज़ द की। अगर आप स्टैटिक बहुत अच्छे से कर लेंगे, 20 में से 19 क्वेश्चंस उसमें पॉलिटी के आप ठीक कर लेंगे, स्टैटिक के, इकोनॉमिक्स के, अंडरस्टैंडिंग स्टैटिक से ही डेवलप होगी, तो आई डोंट थिंक आपका प्री या मेंस रुकेगा। ऐसा नहीं है करंट अफेयर्स की कोई वेटेज नहीं है, वेटेज है, बट उसमें बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये मेरे मॉम बोलते होते थे कि अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चुप।
अति की भली ना बरसना, अति की भली ना धूप। ये मैंने बाकी एस्पिरेंट्स को भी काफ़ियों को बताया है। तो आप एक बैलेंस मेंटेन करके चलिए, डोंट ओवरडू ईदर अंडरडू जो आपका करंट अफेयर्स का एस्पेक्ट है। अब मैंने आपको मोटा मोटा कुछ मिथ्स के बारे में बताया जो कि अनफाउंडेड हैं, और ऐसा नहीं है कि जो वो कर रहे हैं काम वो गलत कर रहे हैं। थिंक अबाउट आपका क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है, आप अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस कीजिए। और मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि ना PT 365, नीदर PYQ, नॉर सिलेबस, नॉर वेस्ट ऑफ टाइम इन पीयर डिस्कशंस। तो ये जो मिथ्स थे कुछ हमने बस्ट किए। इफ़ यू थिंक दैट योर स्ट्रैटेजी कैन अलाइन विद दीज, प्लीज़ फॉलो देम, अदरवाइज़ यू फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी, देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट देम। एक और मेजर मिथ है जो माइंड में अभी आ रहा है नोट मेकिंग को लेके। काफ़ी सारे बोलते हैं लोग कि आप पहले पढ़िए, फिर खुद के नोट्स बनाइए, फिर उसको दोबारा बनाइए, फिर तिबारा बनाइए, और एंड में आपके पास एक 1 पेजर नोट रह जाना चाहिए। मैं आपको इसमें ये बोलूँगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी देखिए। जैसे मैं बचपन में कभी भी नोट्स नहीं बना पाता था, मैं हमेशा बुक से पढ़ता था। मेरे को होता था कि मैं ओरिजिनल सोर्स से ही पढूं, फॉर एग्जांपल NCERT से। स्कूल में क्या होता था कि हमारी नोटबुक्स होती थी मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की, सोशल साइंसेस की, तो वो मैं अपने मॉम और मैं अपने दीदी से बनवाता होता था या क्लासमेट से बनवाता होता था, क्योंकि मेरे में सिंपली वो नहीं था कि मैं नोट्स बना पाऊँ और उससे पढ़ाई करूँ। तो वही चीज़ मैंने अभी भी देखा कि इस तैयारी में भी मैं उसी चीज़ को अपना फॉलो करूं। मैं नोट्स नहीं बनाता था, मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ता था। उनको इतनी बार पढ़ता था, बार बार हाईलाइट करा, बार बार अंडरलाइन किया, तो अगर कोई उनको देखे तो उसको लगेगा नहीं कि ये 4-5 साल पुरानी बुक्स हैं, मतलब दे वुड फील कि ये बहुत ही पुरानी फटी हुई बुक्स हैं। तो नोट मेकिंग को लेके एक मिथ हमने यहाँ पे तोड़ा है। इसको तोड़ने का पर्पज़ ये नहीं है कि आप अब नोट्स बनाना छोड़ दें, पर्पज़ ये है कि देयर इज़ एन अल्टरनेटिव। आपको जो ठीक लगता है आप वो फॉलो कीजिए। एक क्वेश्चन कई बार माइंड में आता है कि अगर नोट्स नहीं बनाए तो लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करते थे। तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि चाइल्डहुड से ही, जब पहले हमें लगता था 10th के पेपर बहुत मेजर हैं, 12th के पेपर्स बहुत मेजर हैं, कॉलेज के पेपर्स बहुत मेजर हैं, तो मेरे पेरेंट्स मेरे को बताते होते थे कि आखिरी दिन पढ़ाई नहीं करनी है, कीप योर माइंड फ्री। और बच्चे क्या करते हैं कि बिल्कुल पेपर के एंड मोमेंट तक वो पढ़ते रहते हैं, तो उससे आपका माइंड रेस्ट नहीं ले पाता है। तो जो आप आखिरी में पढ़ोगे वही आप उतारोगे, पर जो आपने 99 चीज़ें पढ़ी हैं उसके पहले वो आपके फ्रेश मेमोरी में नहीं होंगी। तो बेटर इज़ कि आप अपना माइंड थोड़ा रिलैक्स्ड रखें, फ्री रखें, और लास्ट मोमेंट पे लास्ट मिनट पढ़ाई इज़ अ मिथ इन इटसेल्फ। आप मत कीजिए लास्ट मिनट पढ़ाई, आप अपना माइंड फ्री रखिए, अपनी तैयारी पे ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, सेल्फ बिलीफ रखिए, एंड थिंग्स वुड टर्न आउट टू बी गुड। तो अपना सिंपली जो आपका पढ़ाई का शेड्यूल है आप उसको 1-2 दिन पहले पेपर्स से फिनिश कर दीजिए। देन उसके बाद लाइट रीडिंग कुछ चलो वैसे ही, ताकि यू आर इन द ग्रूव, तो आप उसमें रहें। पर मेजर कोई चीज़ आप एंड मोमेंट के लिए ना रखें कि मैं बिल्कुल लास्ट मिनट रिवीजन करूँगा। लास्ट मिनट रिवीजन किसी की नहीं होती। हर बार यही लगता है कि मैं एक और रिवीजन कर लूँगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा। तो आप ट्रैप में ही मत फंसिए, आप उसको वहीं पे एंड कर दीजिए कि यार मैं एक दिन पहले पढ़ाई अपनी बंद कर दूंगा, whatever I have to do, I will do it one day before। अभी हमने कुछ मिथ्स पे बात करी, हमने उनको तोड़ा, और अभी मैं आपको एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी उसको बताने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ, सो दैट यू गेट कि मैं वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। आपको ये समझ आए कि वाई आई टुक द डिसीजन कि नोट्स नहीं बनाने, PT नहीं पढ़नी। तो बैकग्राउंड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जन्म पटियाला पंजाब में हुआ था। मेरे फादर मोगा डिस्ट्रिक्ट में काम करते थे, नेस्ले इंडिया फैक्ट्री में, एंड माई मदर वॉज अ होम मेकर। तो मैंने वहीं से अपनी स्कूलिंग करी, लोकल स्कूल से, DN मॉडल स्कूल से, अप टिल 12th। मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चुनी क्योंकि मेरे को कुछ नया पढ़ना था और सारे बच्चे नॉन मेडिकल मेडिकल ले रहे थे, तो PCB PCM ले रहे थे। तो मेरे को था कि मेरे को कुछ डिफरेंट करना है, और इकोनॉमिक्स में थोड़ा थोड़ा रुझान आना शुरू हो गया था, फाइनेंस में। तो मैंने कॉमर्स चुना क्योंकि उसमें न्यू सब्जेक्ट्स ये पढ़ाए जा रहे थे। फिर उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आया। अनफॉर्चुनेटली पहले थोड़ा सा कुछ ट्रेजिडी हुई थी पर्सनल। माय फादर पास्ड अवे, एंड वो थोड़े बीमार थे, एंड उसके बाद 2 months आफ्टर माय मदर ऑल्सो पास्ड अवे इन ग्रीफ। तो वो बहुत बड़ा एक झटका था, उससे उभरने में भी काफ़ी टाइम लगा। बट
उसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस, बाय सबकी सपोर्ट रही, टीचर्स की सपोर्ट रही, फैमिली की सपोर्ट रही, फ्रेंड्स की रही, मैंने यहाँ एडमिशन लिया SRCC में। मैंने BCom ऑनर्स किया। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हिस्सा लिया। आई वाज द बॉयज़ हॉस्टल प्रेसिडेंट। मैंने NSS में काफ़ी ऑन ग्राउंड काम किया, अदर सोसाइटीज़ में भी किया। यहाँ पे कुछ हमने चेंजेस भी लाए, कुछ इनिशिएटिव्स लिए कॉलेज में, टीचर्स की सपोर्ट के साथ, फ्रेंड्स की सपोर्ट के साथ। तो यहाँ पे मेरे को वो एक्सपोजर मिला कि मैं वो चीज़ें कर पाऊँ जो मैं चाहता था। NSS में काम करते हुए मैंने फील्ड पे देखा कि काफ़ी जो बच्चे हैं वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, उनमें हार्डवर्क की कमी नहीं है, उनमें IQ की कमी नहीं है, कमी सिर्फ अपॉर्चुनिटी की है। हम काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं कि हमें एक अच्छी एजुकेशन मिली, एक स्टेबल होम मिला। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनके पास ये बेसिक अमेनिटीज़ भी नहीं होती हैं। तो वहीं से मैंने एक अपना गोल सा फॉर्म करना शुरू कर दिया था कि मैं अगर काम करूँगा तो सर्विसेज में करूँगा। उसके आगे जाके दो रास्ते खुलते थे, एक NGO खुलता है और एक सिविल सर्विसेज खुलता है। NGO में मेरे को लगता था कि जो स्कोप है वो काफ़ी लिमिटेड है, स्केल भी लिमिटेड है और स्पीड भी काफ़ी कम है। आपको सारा कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कि कौन क्या काम करेगा। गवर्नमेंट इतना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज़्म आपको रेडीमेड दे रही है, इतने सालों का बना हुआ। किसका क्या काम है वो क्लियरली डिफाइंड है, सबको अपनी जॉब रोल्स पता है, सबको ट्रेनिंग मिलती है अपने काम के लिए। और इतना बजट है सरकार का, 50 लाख करोड़ गवर्नमेंट का एक साल का बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और इंडिया की किसी भी बड़ी MNC को अगर हम मान ले, फॉर एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी को मान ले, हाईएस्ट कंपनी की हाईएस्ट मार्केट कैप से भी कई गुना ज़्यादा है सरकार का एक साल का बजट। तो मेरे को लगता था कि सरकार ही सबसे बड़ा NGO है और यहाँ पे मेरे को बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स स्कोप, स्केल और स्पीड मिलेगा। इसलिए फिर मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दिया। मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट अपना राइट आफ्टर कॉलेज दिया, जिसमें 2023 का अटैम्प्ट था, जिसमें जिन लोगों ने दिया होगा या उनको पता होगा कि वो काफ़ी एक बाउंसर टाइप 2023 का पेपर था। उसमें पेयर्स वाले क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, जो ऑन द स्पॉट काफ़ी बच्चों को एकदम से उसमें झटका लगा। बट मेरे जनरल स्टडीज़ में उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर था, 120 130 मेरा GS में प्रीलिम्स में स्कोर था। बट CSAT में आई वॉज अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट। मेरे को लगता था कि मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो और एप्टीट्यूड अच्छा भी था, IQ टेस्ट वगैरह में भी काफ़ी अच्छा स्कोर करता था। तो मेरे को लगा कि वो मैं कर लूँगा, बट वो मेरा हाफ मार्क्स से रह गया था। प्रीलिम्स नहीं हुआ था, वो काफ़ी एक बड़ा झटका था मेरे लिए। मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, एनालाइज़ किया कि कहाँ कहाँ हमारा इशू रह गया, कहाँ क्यों हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और फिर मैंने दोबारा तैयारी में मैं जुट गया। उसके बाद मेरा सेकंड अटैम्प्ट हुआ प्रीलिम्स में, CSAT में काफ़ी अच्छा स्कोर किया, दोनों में फिर से 120 140 फिर CSAT में हासिल किया। मेंस मैंने दिया, फिर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में भी आई स्कोर्ड क्वाइट वेल, बट फाइनल लिस्ट में आई कुड नॉट गेट एनी रैंक। तो वो फिर से एक कह लीजिए एक सेटबैक था। 17 अप्रैल को लास्ट डे मेरा इंटरव्यू था एंड 22 अप्रैल को शायद रिज़ल्ट आ गया था, और उसमें मेरा नहीं हुआ, एक झटका लगा। बट राइट आफ्टर दैट आई थिंक 25 मई को दोबारा से जो इस साल का प्रीलिम्स था वो था। सो आई डिडंट हैव एनी टाइम। यूजुअली बच्चे बात करते हैं कि मोटिवेशन कैसे सर आपको मिली, बार बार सेटबैक हुआ तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली। तो ये सोचने का टाइम ही नहीं था कि मोटिवेशन मैं लाऊं और फिर मैं पढ़ाई करूं। नेक्स्ट अटैम्प्ट देना था और वो 1 महीना मेरे पास समय था, तो वो मैंने पढ़ाई में साथ के साथ मैं जुट गया। काफ़ी बच्चे थे, काफ़ी मेरे नोन में भी थे जिनका फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ था, और सारे वापस से पढ़ाई में जुट गए थे। और देन बाय गॉड्स ग्रेस और सबकी सपोर्ट के साथ प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा हुआ, और इस बार आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया 38 रैंक। इसमें मैं एक और जर्नी का पार्ट आपको बता देता हूँ कि जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ था, क्लियर नहीं हुआ था, तो आई ऑल्सो गेव हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, क्योंकि उसकी तैयारी लार्जली UPSC जैसी ही होती है। तो उसमें आई गॉट रैंक 6 एंड आई वॉज सर्विंग इन हरियाणा सिविल सर्विसेज एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। मेंस के दौरान मैंने छुट्टी ली थोड़ी सी प्रिपेयर करने के लिए, टेस्ट सीरीज़ वगैरह देने के लिए। फिर उसके बाद मैंने वापस से ज्वाइन किया, वहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीखा और ऑन ग्राउंड काम किया। तो उसको मैंने मेंस में और इंटरव्यू में भी मैंने काफ़ी उसको यूज़ किया, और अभी भी मैं वहीं सर्व कर रहा हूँ।
एंड नाउ ये रिज़ल्ट अभी यूपीएससी का आया है जिसमें आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 38। मेरा जो ऑप्शनल था वो मैंने अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही चूज़ किया था। ये भी एक डाउट होता है बच्चों में, रेकरिंग डाउट होता है कि ऑप्शनल क्या लें। मेरी इसमें स्ट्रैटेजी ये थी कि ये ऑप्शनल एक तरीके से मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, मैंने 11th-12th में भी किया है और कॉलेज में भी किया है, तो इसमें मेरा एक काफ़ी अच्छा फाउंडेशन ऑलरेडी है। यूजुअली यूपीएससी में मास्टर्स लेवल के ऑप्शनल सारे ऑप्शनल मास्टर्स लेवल या प्रोफेशनल लेवल, जैसे कॉमर्स की बात करें तो सीए लेवल का पूछा जाता है। तो इसमें मैंने रैंकर्स क्लासेस से कोचिंग ली थी, ऑनलाइन ही ली थी, और ताकि मैं उस लेवल का प्रिपेयर कर पाऊँ। यहाँ पे मैं बीकॉम ऑनर्स किया था, मैंने मास्टर्स वगैरह नहीं परस्यू किया था। तो कोई और ऑप्शनल ना लेने का यही रीज़न था कि वो मेरे को स्क्रैच से पढ़ना पड़ता। आप इसको एक लॉजिकल वे में सोचिए कि आपको 11th-12th उसमें दोबारा करनी पड़ेगी, आपको उसमें कॉलेज दोबारा करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू आंसर। तो वो मेरे को एक लगता था कि पहले मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे ऑप्शनल में, तो उस पर मैंने अभी वर्क किया एंड आई थिंक अभी मेरा 285 स्कोर है कॉमर्स अकाउंटेंसी में, जो कि ऑलमोस्ट हाईएस्ट या वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो मैं यही बोलूँगा कि प्रेफर कीजिए, आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चूज़ करिए। अगर आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आप स्विच कर सकते हैं जो आपको ऑप्शनल अच्छा लगे। बट मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि जिसमें मेरा ऑलरेडी एक बेस है उसको मैं इम्प्रूव करूँ रादर देन मैं चेंज करूँ उसको। डिटेल्ड स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो मैंने तैयारी कॉलेज के दौरान ही शुरू कर दी थी। फाउंडेशन मैंने लिया था बट वो मिडवे ही हमने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को उसकी यूटिलिटी उतनी नहीं लग रही थी। तो मैं आपको एक बेसिक प्रिंसिपल तैयारी का अपना बता देता हूँ कि इट वाज टू कीप योर सोर्सेज एज लिमिटेड एज पॉसिबल। आप एक रिसोर्स पकड़िए, आप उसको बार बार करिए। एक मूवी थी चांदनी चौक टू चाइना, अगर याद हो कि काफ़ी पुरानी मूवी थी, उसमें एक डायलॉग था कि मुझे उस 1000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस की है। तो आप यूपीएससी को अपना कह सकते हैं अपना ओपोनेंट की तरह देखिए और एक मूव ऐसी पकड़िए जो आप बार बार प्रैक्टिस करें। तो जो बेसिक सोर्सेज हैं, एनसीईआरटी है, 6 to 10th मैंने अच्छे से करी थी एनसीईआरटी, 11th-12th की मैंने करी जो अपने सोशल साइंसेज की होती है एनसीईआरटी, और स्टैंडर्ड बुक्स मैंने करी, ज्योग्राफी की जीसी लियोंग थी, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम थी, आर्ट एंड कल्चर की कोई स्पेसिफिक बुक नहीं करी, मेरे को लगता था वो मैं एनसीईआरटी से कवर कर लूँगा। उसके आर्ट एंड कल्चर के लिए लास्ट अटेम्प्ट में मेरे को एक अच्छा सोर्स ये मिला था, आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस पे देवदत्त पटनायक की सीरीज़ हैं, ही इज़ एन ऑथर ऑफ मैथोलॉजी एंड हिस्ट्री, उनकी सीरीज़ है इंडियन एक्सप्रेस चैनल पे आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया पे। तो वो काफ़ी अच्छे डायग्राम्स, बिल्कुल मिनिएचर डायग्राम्स ऐसी जो मतलब 1 सेकंड में आप रेप्लिकेट कर पाओ पेपर में, तो वो मैंने रेलिवेंट वाली देख ली थी। आप वो देख लें ट्रेंड पेपर का कैसा है। तो जो हमारा आर्किटेक्चर है और आर्ट है वो वहाँ से कवर हो गया था और बहुत होलिस्टिकली कवर हो गया था। तो आई थिंक 10-10, 20-20 मिनट की वीडियोस थी, वो आप देखें, आप चाहे उनको दोबारा देख लें रिवीजन के तौर पे। पॉलिटी के लिए बात करूं तो एनसीईआरटी और जो बेयर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने उसका पीडीएफ अपने पास रखा था क्योंकि यूपीएससी की आदत है कि वो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें पूछ लेता है, तो आप उसकी डीप रीडिंग मत कीजिए, बट जो फंडामेंटल राइट्स जैसी चीज़ें हैं जो वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उनको बेयर एक्ट से एक बार पढ़ लीजिए। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुली रिटन डॉक्यूमेंट। ये हमारी कंट्री का आई वुड से द बेस्ट डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली एवर रिटन। तो आप इसको पढ़ के देखिए, आपको वैसे ही इतना अच्छा लगेगा कि यार क्या चीज़ लिखी है उन्होंने, जिन्होंने इसको लिखा है। लक्ष्मीकांत भी मैंने फॉलो करी थी, वो तो मैंने इतनी बार पढ़ ली थी कि आई हैव लॉस्ट काउंट। उसमें इतने रंग बिरंगे रेनबोज़ बन चुके हैं बार बार हाइलाइटर यूज़ करके, बट मैंने उसको लिमिटेड रखा और कोई सोर्सेज मैंने उसके लिए फॉलो नहीं करे। आप लक्ष्मीकांत की इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए बार बार पढ़ के उसको। आई थिंक यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था 2023 या 2024 में, सेल्फ इंक्रिमिनेशन को लेके था कि एनिमी एलियन को वो लॉयर की सुविधा प्रोवाइड होती है फंडामेंटल राइट्स में कि नहीं। बिकॉज आई हैड रेड इट सो मैनी टाइम्स, आई न्यू एक बहुत ही छोटा कैवियट कहीं फंडामेंटल राइट में था ये। तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की आंसर की कुछ और थी, बट एक कोचिंग उसमें से किसी ने मेरे को कांटेक्ट किया, टीचर ने, कि यार तुमने इसका आंसर ये क्यों किया। तो फिर मैंने उनको दिखाया कि उस पेज पे उसके, अभी तो मेरे को याद नहीं है,
बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई न्यू कि उस पेज पे, उस पन्ने पे, वहाँ पे ये चीज़ लिख रखी है और मैं इसको सही करके आया हूँ। तो आप उतनी बार इसको रिवाइज़ कीजिए। आईआर के लिए मैं बोलूँगा न्यूज़पेपर सफिशिएंट है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आईआर की होनी चाहिए। उसके लिए आप कोई भी फ्री रिसोर्स यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं आईआर के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बार बार उसको देखेंगे, तो इन जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। क्या हिस्ट्री है, एनसीईआरटी यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल है। मैं आपको बोलूँगा कि आई थिंक 8th 9th 10th में जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसमें वर्ल्ड का जो हिस्सा है काफ़ी अच्छे से कवर्ड है, और उससे इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपको न्यूज़पेपर में फिर दिक्कत नहीं आती कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो काफ़ी बच्चे उसको स्किप कर देते हैं। बट लाइक आई सेड, स्टिक टू योर बेसिक्स, स्टिक टू लिमिटेड रिसोर्सेज, स्टिक टू स्टैंडर्ड्स, उसको आप बार बार कीजिए। तो मैंने वो रेफ़र किया था। इकोनॉमी मेरा बैकग्राउंड था, तो उसके लिए स्पेसिफ़िकली मैंने कुछ अलग से नहीं किया था। विद रिस्पेक्ट टू मेंस अगर हम देखें तो इकोनॉमी में काफ़ी वास्ट चीज़ें आ जाती हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, एनर्जी आ जाता है, और हेल्थ, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भी आ जाता है। तो एक रिसोर्स मैंने तब रेफ़र किया था, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम था, QEP। MK यादव सर हैं, उनका ये प्रोग्राम है, और इसमें ना एनरिचमेंट है, एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, फैक्ट्स हैं। तो उससे काफ़ी मेरे को हेल्प मिली आंसर्स एनरिच करने में। और ये मेरी आदत भी थी, छोटे होते से मैं काफ़ी फैक्ट्स और काफ़ी कोटेशन, स्लोगन्स मैं पेपर्स में लिख के आता हूँ। ये मेरी नेचर है। तो आप अपनी नेचर पहचानिए। अगर आप फैक्ट कोट कर सकते हैं, आप केस लॉ कोट कर सकते हैं, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। आधे आधे नंबर में हर क्वेश्चन में इतना इम्पैक्ट आएगा कि आप टोटल में 10-15 नंबर हर पेपर में इंक्रीज़ कर जाएंगे, एंड दैट वुड इधर मेक यू इनटू द लिस्ट और ब्रेक यू। तो आप उसमें आधा आधा नंबर हर क्वेश्चन से निकालने की कोशिश कीजिए। एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने स्कूल में नहीं पढ़ा होता, और हमने कॉलेज में भी कहीं मतलब ऐसे अलग से नहीं पढ़ा होता। हमने कॉमर्स में कॉर्पोरेट एथिक्स वगैरह पढ़े थे, डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़, ये डिओंटोलॉजी वगैरह, बट एथिक्स एज अ पेपर हमने नहीं पढ़ा होता। तो उसके लिए काफ़ी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मैंने एथिक्स एनरिचमेंट प्रोग्राम किया था पीयूष सर का, तो आप उनकी यूट्यूब पे क्लासेस देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड रिसोर्स टू फॉलो। लास्ट ईयर मेरे एथिक्स में कम मार्क्स थे, इस बार आई एम होपफुल कि उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया है। तो आई थिंक लास्ट अभी मेरे को भूल गया है, आई थिंक मैंने 120 उसमें स्कोर किया है। तो उसमें वो एनरिचमेंट का काफ़ी योगदान है। आप न्यूज़पेपर, रियल लाइफ एग्जांपल्स आप उसमें यूज़ कीजिए, और उसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। एथिक्स का पेपर बच्चों का कंप्लीट ही नहीं होता है, तो काफ़ी लेंथी पेपर होता है। आप उसकी फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर लगाइए। प्रीलिम्स की अगर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने तैयारी इंटीग्रेटिव करी थी। ऐसा नहीं था कि मैंने प्रीलिम्स की कोई अलग से तैयारी करी थी या मेंस की अलग से तैयारी करी थी। मेंस में हाँ, आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव एक जुड़ जाता है, एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे एनालिटिकल और सब्जेक्ट्स जुड़ जाते हैं। पर मैं बोलूँगा कि इस चीज़ में आप कंपार्टमेंटलाइजेशन में ना जाएं। जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं वो आपके मेंस में काम आएंगे, और मेंस के एनालिसिस से आप गेस्टिमेट्स यूज़ कर सकते हैं प्री में। मैं आपको अपने प्री के स्कोर बताऊं तो 2023 काफ़ी बाउंसर PY वो था, प्रीवियस ईयर पेपर था, उसमें मेरे 120-130 समथिंग मार्क्स थे। नेक्स्ट ईयर भी मेरे 120 की रेंज में मार्क्स थे GS में, एंड इस साल भी अभी मैंने मार्कशीट देखी नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली जो हमने चेक किया था थोड़ा कोचिंग आंसर की से 110-115 की रेंज में मेरे मार्क्स थे। तो वो ऐसा नहीं था कि मैंने प्रीलिम्स की कोई तैयारी अलग से करी हो, मैं मेंस की ही तैयारी कर रहा था। और अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट अटेम्प्ट में तो मेरे पास सिर्फ 1 महीना था प्रीलिम्स को तैयारी करने में। तो बेसिक रिसोर्सेज मैंने दोबारा वो स्टैंडर्ड बुक्स करी, और जो मेंस की चीज़ें हैं, फैक्ट्स हम वहाँ भी याद करते हैं, और वो प्रीलिम्स में भी आपके काम आएंगे एलिमिनेट करने में। प्रीलिम्स के लिए एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, एक मैड सीरीज़ है अंडरस्टैंड UPSC सत्यम जैन सर की। तो उसमें वो गेस वर्क कैसे करते हैं, तो उस पर काफ़ी अच्छा वो 3-4 वीडियोज़ हैं, आप उनको देखें, एंड इफ़ यू फील दैट यू गेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें 50-50 हम ऑलमोस्ट हो जाते हैं, 2 ऑप्शंस वी कैन एलिमिनेट।
तो उसमें आप वो रिस्क लें, आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें और वो आपको वो जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है टेस्ट सीरीज़, आप उसी को रेफ़र करें एंड इट वुड हेल्प यू टू गेन अ बेटर कॉस्ट बेनिफिट रेशो। यूजुअली बच्चे गेस वर्क में ही अब इतना नेगेटिव मार्क्स करवा जाते हैं कि उनका थोड़े से मार्क्स से प्री रह जाता है। तो उन बच्चों को मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा जिनका प्री नहीं हो रहा है कि आप उस फ्री यूट्यूब टेस्ट सीरीज़ को आप रेफ़र कीजिए। क्योंकि मैंने PYQ नहीं करे थे तो मेरे को ये होता था कि यार अगर UPSC बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग होती थी कि यार ये तो वैसे ही इतना इंपॉर्टेंट होगा कि UPSC इसको बार बार पूछ रहा है, तो मैं उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग या वैसा एनालिसिस करने में मैं टाइम वेस्ट, मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं उसमें बिलीव इतना नहीं करता था। तो अपना आप पढ़ाई कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को UPSC मान लीजिए 4 बार एक क्वेश्चन उसने हर साल पूछ लिया, लगातार पूछ लिया, तो 5th बार देयर इज़ नो प्रिडिक्शन कि वो दोबारा पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। ये एक गैम्बलर्स फैलेसी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेड्स या टेल्स में से प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 रहेगी। अगर आपने 4 बार सिक्का उछाला और 4 बार हेड्स आया, अगर आप 5वीं बार उछालोगे तो भी 1/2 प्रोबेबिलिटी है, रादर देन कि हेड्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है। तो अपना पढ़ाई कीजिए, बुक्स को बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन के काफ़ी तरीके हैं। एक्टिव रिकॉल करके एक शिविन चौधरी की यूट्यूब पे वीडियो है फ्री, आप वो देखिए अगर आपको वो सूट करती है। मेरे को पर्सनली बार बार रिवीजन करना मेरी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि मैं बचपन से वह करता आ रहा था, तो उससे मेरा इट वाज वर्किंग फॉर मी, तो आई डिडंट चेंज। तो आप बुक्स पढ़िए एंड जो भी क्वेश्चन होंगे, कल को UPSC एक टोटली नया टॉपिक उठा लेगा तो आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं कि यार ये आप PYQ के बेसिस पे नहीं पूछ रहे हैं। तो जब देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट, तो आप क्यों PYQ के पीछे पड़े हैं, ये मेरी थिंकिंग थी। काफ़ी बच्चे, काफ़ी टॉप रैंकर्स भी PYQ बेसिस तैयारी करते हैं और वो टॉप रैंक्स हासिल करते हैं। तो आई वुड से कि आप अपना एक स्ट्रैटेजी बनाइए, वट एवर सूट्स यू, आप उसको फॉलो कीजिए। अब क्योंकि हमने PYQs नहीं करे, बुक्स बार बार पढ़ी, तो ये कैसे पता लगेगा कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि नॉलेज हमारे पास है पर कई बार बच्चे क्या होता है उसको एग्ज़ाम में नहीं उतार पाते। वो बोलते हैं कि यार मेरे को क्वेश्चन आता था, और एग्ज़ाम से बाहर आते ही वो बताते हैं कि यार ये तो मेरे को आता था, ये मैं गलत कराया। तो इसके लिए मैं बोलूँगा आप मॉक टेस्ट्स लगाएं, फ्रीली अवेलेबल हैं काफ़ी मॉक टेस्ट। जैसे गुजरात में एक इंस्टीट्यूशन है स्पीपा करके है, तो वो मैंने आई थिंक फ्रीली रेफ़र करे थे कहीं पे, तो वो मेरे को मिल गया था। और आप फोरम के यूज़ कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़, वो भी कई बार फ्रीली अवेलेबल हो जाती हैं। आपको सोर्सेज पता है कहाँ से वो आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम में आपके फ्रेंड्स भेज देंगे आपको, कोई ग्रुप्स पे वो मिल जाएंगी आपको। तो वो टेस्ट सीरीज़ में देता था। एक कप्तान जैक स्पैरो करके एक हैं टेलीग्राम पे आईडी है, उनकी एक टेस्ट सीरीज़ है TTS करके, थीमेटिक टेस्ट सीरीज़। वो भी उसमें से कुछ टेस्ट वो फ्रीली अवेलेबल अपने चैनल पे कर देते हैं। तो मैं तो उन्हीं को ही दे लेता था। और अपना एक वो भी होता है कि टेस्ट सीरीज़ कैसे एनालाइज़ करें, बच्चे उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, 5 घंटे मैं भी लगा देता था। इनफैक्ट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, 5 घंटे लग जाते थे उसको टेस्ट सीरीज़ को देखने में, और इतनी टेस्ट सीरीज़ होती हैं तो वो रिवीजन में ही रह जाते थे उसमें। तो मैं बोलूँगा आप बुक्स को रेफ़र कीजिए, आप अपना पढ़ाई कीजिए। और मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि टेस्ट सीरीज़ दिया, अपना एक अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर आ गया, 100 110 आ गया। कई बार तो मैं चेक भी नहीं करता था कि क्या स्कोर है। मैं हमेशा ये मानता था कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए था, आपको पता है कि आपको आना चाहिए था पर वो आपको नहीं आता है, उसको आप जाके चेक कर लीजिए। पर टेस्ट सीरीज़ को उसमें देखिए अथाह समंदर है, अनादि अनंत है, इसको आप जितना भी कर लेंगे ये कम ही रहेगा हमेशा। टेस्ट सीरीज़ के स्कोर से मत घबराइए। ये जो 2-3 मैंने नाम लिए हैं ये लार्जली UPSC टाइप पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने 3 प्रीलिम्स दिए हैं और उसमें एक अच्छा स्कोर है। तो आप यू कैन टेक मी एट फेस वैल्यू कि ये 3 चीज़ें ये ठीक हैं, आप इनको फ्रीली रेफ़र कर सकते हैं। तो जो ये मैंने 2-3 नाम बोले, मैंने इनका कोई पेड टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी, ये फ्रीली अवेलेबल मिल जाती थी टेलीग्राम पे या अपने चैनल पे डाल देते थे। और मैंने यहीं रह के स्टार्टिंग में तैयारी करी थी राजेंद्र नगर में, तो यहाँ पे भी वो टेस्ट सीरीज़ मिल जाती थी। तो मैं उनको हाँ, ये एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि वही बात कि उन 1000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी हैं, और एक मूव से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस की है।
तो आप स्टिक टू लिमिटेड सोर्सेज। बच्चे कुछ टेस्ट सीरीज़ यहाँ की कर ली, कुछ वहाँ की कर ली, कुछ वहाँ की कर ली, इनमें से आप कोई भी एक कर लीजिए एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो। जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 2023 में, उसमें प्रीलिम्स में जीएस में आई स्कोर्ड वेरी वेल, बट सीसैट में आई वाज अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट। तो उसमें मैं आधे मार्क्स से, आई थिंक एक आधे मार्क्स से मेरा वो रह गया था एंड इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी कि इतना डिफ़िकल्ट पेपर में आई स्कोर्ड सो वेल इन जनरल स्टडीज़, पर मैं सीसैट के कारण मैं अटैम्प्ट वो मेरा रह गया। तो सीसैट के लिए फिर मेरे को थोड़ा सा डर बैठ गया था। तो मैंने राम सर हैं, राम मोहन पांडे सर, उनका अंजिस्ट करके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनकी क्लास मैंने उनका पेड कोर्स लिया था तब, बट उनकी क्लासेस फ्रीली अवेलेबल हैं अभी यूट्यूब पे, आप उनको चेकआउट कीजिए। उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी लॉजिकल है, तो यू डोंट हैव टू मग अप जो शॉर्टकट्स होते हैं, वो आपके अंदर ऐसे समा जाएंगे कि इट वुड बिकम अ सेकेंड नेचर टू यू। तो आप उनको पहले फ्रीली, और मैं इन जनरल भी आपको आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी कोचिंग लेते हैं, आप प्लीज़ उनका यूट्यूब पे क्लासेस पहले चेक कीजिए कि क्लासेस कैसी हैं। टीचर के साथ जेल होना, टीचर के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग होना एक इमोशनल या मेंटल लेवल पे बहुत ज़रूरी है। टीचर बहुत अच्छा हो सकता है, पर अगर आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही देन इट्स ऑफ नो यूज़। और अगर टीचर के साथ अंडरस्टैंडिंग बन रही है पर वो एक अच्छा लेवल पे नहीं पढ़ा रहे हैं या कुछ अच्छे सोर्सेज नहीं रेफ़र कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट्स ऑफ नो यूज़। तो आप बैलेंस करिए इन दोनों चीज़ों को। जो भी कोचिंग आप लेना चाह रहे हैं, प्लीज़ आप पैसे देने से पहले उनका यूट्यूब पे उनकी क्लासेस, जो डेमो क्लासेस होंगी, आप उनको चेक कीजिए। आप थोड़े रेफरेंसेस देखिए। टेलीग्राम पे शिविन चौधरी जो सर हैं, उनके यूट्यूब पे काफ़ी उनके रिव्यू हैं कोचिंग के, जो उनकी प्रिपरेशन के टाइम पे, वो भी काफ़ी मतलब लार्जली आई एग्री विद देम। आप उसको चेक कीजिए। आप थोड़ा सा होमवर्क कीजिए बिफोर टेकिंग एनी कोचिंग। काफ़ी बार होता है जो बच्चे अंडर प्रिविलेज होते हैं, 2-2 लाख रुपए दे के वो फंस जाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, और फिर उनको लगता है कि यार यहाँ पे मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही। तो प्लीज़ अपना पैसा बाउंड करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए। तो अनजस्ट सीसैट के लिए जिन भी बच्चों को सीसैट में प्रॉब्लम आ रही है, आजकल 23 के बाद से पर्टिकुलरली बहुत टफ हो गया है सीसैट। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, जिनका एप्टीट्यूड अच्छा है, उनको भी मैं बोलूँगा प्लीज़ एक ब्रदर होने के नाते आप मेरी बात मान लीजिए। 2023, 24, 25 का आप पेपर देख लीजिए, गो थ्रू कीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप गलत फहमी में मत रहिए कि आपका बैकग्राउंड है आप इसको कर लेंगे। मैं इससे गो थ्रू किया, तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो सेम मिस्टेक ना करें। आप मिस्टेक्स करें, बट चाणक्य ने भी कहा है कि मिस्टेक हर बार न्यू होनी चाहिए। अगर आप रिपीट कर रहे हैं मिस्टेक, देन इट्स अ बैड थिंग। तो आप ये मिस्टेक रिपीट ना करें। फ्रीली अवेलेबल लेक्चर्स हैं। अंडरस्टैंड यूपीएससी के चैनल पे भी फ्रीली सीसैट के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, दे आर ऑल्सो क्वाइट गुड। तो आप इन दोनों को रेफ़र कीजिए। जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, जो आपके साथ जेल कर रहे हैं, आप उनको रेफ़र कीजिए। अभी तक जो हमने इंटीग्रेटिव तैयारी की बात करी, फिर हमने प्रीलिम्स के थोड़े स्पेसिफिक, सीसैट का थोड़ा स्पेसिफिक हमने बात किया। मेन स्पेसिफिक मैंने आपको बताया कि एथिक्स में मैंने पीयूष सर जो हैं उनसे मैंने एथिक्स एनरिचमेंट प्रोग्राम किया था। मैंने आंसर राइटिंग इस बार काफ़ी करी थी। लास्ट टाइम मेरे 97 मार्क्स थे, तो मेरे को बड़ा वो था कि एथिक्स में मेरे कम मार्क्स हैं, उतने जितने आने चाहिए थे उतने नहीं हैं। तो मैंने इस बार आंसर राइटिंग काफ़ी करी थी। टेस्ट सीरीज़ मैंने दी थी और एनरिचमेंट ये प्रोग्राम किया था। तो मेरी कोशिश रहती थी कि जो मैं प्रैक्टिकल भी अपना यहाँ पे जॉब पे मैं सीख रहा था, और जो बचपन से हम एथिक्स सीखते आते हैं, मैं उसको उतारूँ। एथिक्स हम सबके अंदर हैं, तो उसको पेपर में उतारने का मेरा अभी फोकस रहता था कि हम टेस्ट सीरीज़ दें और उसको हम यूटिलाइज़ करें। एथिक्स की हमने बात करी, और मेन स्पेसिफिक जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए मैंने वही जो आपको बताया कि एम.के. यादव सर का QEP क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम था, उसमें काफ़ी ज़्यादा एनरिचमेंट थी। तो उसका अगर आप 10, 15, 20% भी अगर आप उतार पाएँ पेपर में, तो इट वुड बी वेरी गुड और आपका अच्छा काफ़ी स्कोर आ जाएगा। उसके अलावा मैंने एज सच कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं करी। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मेरा ऑप्शनल था। मैंने रैंकर्स क्लासेस से लास्ट ईयर मेरे कॉमर्स एंड एथिक्स में दोनों में कम मार्क्स थे, तो इन दोनों पे मैंने इस बार काफ़ी फोकस रखा। कॉमर्स की मैंने बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करी, और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो देख सकते हैं कि पेपर 1 में आई हैव स्कोर्ड वेल, 150 मार्क्स हैं, तो आई थिंक हाईएस्ट हैं वो।
तो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अल्टीमेटली इट वुड ब्रिंग रिज़ल्ट। तो मैंने कॉमर्स की काफ़ी तैयारी करी। मैं टेस्ट सीरीज़ में आई थिंक मैं डेली ही आंसर राइटिंग कर रहा था कॉमर्स में। तो मैं ऑप्शनल का तो यही बोलूँगा कि आपको इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड है, पर आप कनेक्ट कीजिए। मैं यूजुअली रहता है कि ऑप्शनल इज़ ऑप्शनल और जीएस इज़ अलग, पर मैं अपने जीएस की नॉलेज ऑप्शनल में और ऑप्शनल की नॉलेज जीएस में बहुत यूज़ करता था। यूजुअली है कि ये भी एक मिथ सा ही रहता है कि आप दोनों को इंटीग्रेट मत कीजिए, बट मेरी कोशिश रहती थी कि मैं दोनों को क्रॉस यूज़ करूं, क्योंकि एक बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव टीचर को मिलता है। जो भी आपका इवैल्यूएटर है, जो वो चेक कर रहे हैं पेपर, उनको बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ मिलेगी। जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या फ़ीचर्स हैं, क्या इकोनॉमिक फ़ीचर्स हैं उसके, वो हर कोई सेम लिखेगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई डायग्राम डेट आप प्रोवाइड कीजिए, बट उसमें अगर हम दूसरा कोई पर्सपेक्टिव ले पाएँ तो आप एक पेपर वाइज अप्रोच में सोच सकते हैं कि जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, कॉमर्स का जैसे हमारा रहता था, तो उनको मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश मेरी हमेशा रहती थी। एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू इन सर्विस। आपको मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, लिमिटेड टाइम में उनको आपको बैलेंस और कोलैबोरेट, कॉम्प्रोमाइज़ सारा करना पड़ेगा। तो ये मेरी एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी थी। क्योंकि मैंने PYQ नहीं करे थे, तो इसमें एक फोरम की MGP है, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, एक टेस्ट सीरीज़ है, उसके मैंने टेस्ट सिर्फ लिखे थे GS 1, 2, 3, 4 के। एंड उसमें जो भी वैल्यूएशन होती थी आई वुड गो थ्रू इट, और मैं देखता था कि कहाँ पे मैं बेटर कर सकता था। ज़्यादा टाइम नहीं लगाता था मैं। बच्चे यूजुअली प्रेफर करते हैं कि 3 घंटे उसमें लगाएं, क्या बेटर कर सकते, उसको रीराइट करते थे। पर मेरे को बस थोड़ा, बिकॉज ऑल्सो आई वॉज स्कोरिंग वेल, मेरा 3rd अटैम्प्ट था, मैं अच्छा स्कोर कर रहा था, तो मैं ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लगा रहा था। पेपर अटैम्प्टिंग स्ट्रेटजी में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो आप ध्यान में रख सकते हैं। ये भी आई थिंक शुभांकर प्रत्युष पाठक जो सर हैं, AIR 11 हैं, उनका ही ये समझाया हुआ चीज़ है। उनकी आप वीडियो डिटेल्ड देख सकते हैं यूट्यूब पे, हाउ टू अप्रोच। उसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि एक गुड आंसर और एक एवरेज आंसर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इफ़ 10 मार्क्स में से 3 या 3.5 एक एवरेज आंसर ले रहा है, एक गुड आंसर उसमें 4.5 ले रहा है। तो आप कई बार क्या करते हैं कि एक एक्सीलेंट आंसर लिखने की मशक्क़त में आप अपने 2 क्वेश्चन छोड़ आते हैं, वहाँ पे टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं ये बोलूँगा कि जो आपको अच्छे से आता है उस क्वेश्चन को आप और जल्दी फिनिश कीजिए। अगर आपको वो अच्छे से आता है, यू लुक कि भाई उसमें मैं 4, 4.5 नंबर मैं ले पाऊँ, उसमें कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स, कुछ डायग्राम मैं फटाफट बना पाऊँ। और जो क्वेश्चन नहीं आता, मेरा ये अप्रोच रहती थी कि कोई क्वेश्चन आपको अगर नहीं आता तो अगर आपको उसके बारे में कुछ बेसिक भी पता है, कुछ आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। एटलीस्ट हाफ मार्क, 1 मार्क्स आपको मिलेगा। GS 1 स्पेसिफ़िकली आप 3 चीज़ें हैं, टाइमलाइंस हैं जो कि डेट्स हैं, सेकंड है मैप, और थर्ड है जो किंग्स वगैरह के नेम हैं। ये मेरे को फोरम में जो मेंटर थे, अमन सर थे, उन्होंने ये चीज़ मेरे को बताई थी। वो मेंटर करते हैं जो MGP वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको। तो ये चीज़ मैंने इंक्लूड करने की इस बार कोशिश करी थी। GS 2 में अगर आपको लगता है कि लक्ष्मीकांत आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आतिश माथुर सर हैं, उनकी फ्रीली अवेलेबल हैं क्लासेस यूट्यूब पे। तो जो टॉपिक आपको लगता है कि मेन स्पेसिफिक आपका प्रिपेयर्ड नहीं है, आप वो वहाँ से कर सकते हैं। न्यू केस लॉज उसमें कवर्ड हैं, 1-1 घंटे की शायद वो क्लासेस हैं, तो आप उसको कीजिए। अगर आपको नहीं आता होगा तो वो आपको पता लग जाएगी न्यू चीज़, और अगर आता होगा तो आपका वो रिवाइज़ हो जाएगा। इट इज़ फ्रीली अवेलेबल, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस भी आई थिंक उसमें कवर्ड हैं, बट मैंने वो करा नहीं था क्योंकि ये मेरा एक इंटरेस्ट एरिया था, इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसमें मैंने ज़्यादा इधर उधर नहीं हाथ डाला था, मैंने लिमिटेड एक चीज़ पे मैं स्टिक करा। GS 3 के लिए QEP ठीक है, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। और पेपर अटेम्प्टिंग में इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट वगैरह कोट करना चाहिए। मेरा उतना अच्छा स्कोर नहीं है जिसको मैं एक अच्छा स्कोर मानता हूँ GS 3 में। सो आई वुड प्रेफर कि जिसका एक अच्छा स्कोर है आप उनकी स्ट्रेटजी ज़रूर फॉलो कीजिए। GS 4 एथिक्स आई हैव कवर्ड, और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी यही रहेगी कि आप पेपर कंप्लीट कीजिए, आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपका पेपर ऑन टाइम कंप्लीट हो। और
पेपर ऑन टाइम कंप्लीट करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी लिख दे रहे हैं। तो रेलिवेंस भी उतनी ही ज़रूरी है जितना पेपर कंप्लीशन मैटर करता है। तो दोनों चीज़ें बैलेंस करके आप चलिए और सोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए। मैं बार बार ये चीज़ आपको बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज्ड रहते हैं कि इस चीज़ में ये लिखा है, वहाँ पे ये कवर्ड है, वहाँ पे तीसरी जगह ये कवर्ड है। कोई बच्चा कुछ पढ़ता है, उसका फ्रेंड कुछ पढ़ता है तो वो उसके पीछे लग जाता है। तो इसमें मेरी एक एग्ज़ाम्पल है जो मेरी सिस्टर मेरे को बताती थी कि जैसे ग्राउंड वाटर है और अगर आपको ग्राउंड वाटर तक पहुंचना है, आपने थोड़ा सा यहाँ से खोदा, थोड़ा सा वहाँ से खोद लिया, थोड़ा तीसरी जगह से खोद लिया, तो आप कभी भी ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक ही जगह आप पकड़िए और उसको खोदते रहेंगे तो नीचे सारा सेम है। सो द पर्पज़ ऑफ सेइंग दिस इज़ कि जो नॉलेज है वो सारी सेम है। ये अलग अलग जो भी रिसोर्सेज हैं, कोचिंग्स हैं, सेल्फ स्टडी मटेरियल्स हैं, तो ये सारे आप अलग अलग जगह मत खोदें, आप एक ही जगह खोदें एंड डेफिनेटली आप उस ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएंगे। एथिक्स की केस स्टडीज़ को रह के काफ़ी डिलेमा रहता है, काफ़ी लेंदी होती हैं। तो इस बार पेपर में काफ़ी प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ थी जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, बट येस नॉनदलेस दे आर वेरी लेंदी। आप उसमें स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए कि आप प्रैक्टिस बहुत कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको केस स्टडी एक बार में पढ़कर समझ आ जानी चाहिए कि इसमें पूछ क्या रहा है और क्या इसमें लिखना है। अप्रोच डिफरेंट रखिए, बार बार वही सेम। आपको ठीक है स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने हैं, आपको इश्यूज़ लिखने हैं, पर आप देखिए अगर यूपीएससी ने ही 5 क्वेश्चन अगर ऑन द स्पॉट पूछे हैं और उसमें से स्टेक होल्डर्स वगैरह नहीं पूछे, तो अगर आप वो लिख रहे हैं आपका पेज भी ख़त्म हो जाएगा और आप जो रेलिवेंट क्वेश्चन उसने पूछा है वो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं सिर्फ, मान लीजिए, या 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो एक छोटा सा डायग्राम आप स्टेक होल्डर्स का बना देंगे तो इट वुड नॉट बी नेगेटिव, मतलब इट वुड बी सीन एज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो वो आपको नंबर दिलाएगा ही, मतलब वो नंबर काटेगा नहीं आपके। बट येस, अगर 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है आजकल यूपीएससी की केस स्टडी में, तो प्लीज़ आप डायरेक्टली क्वेश्चन को हिट कीजिए, उसमें कुछ यूनिक एग्जांपल्स आप डालिए। मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ था, वो मैं कहीं शेयर कर दूंगा आपको नीचे लिंक में या कहीं, कि एग्जांपल्स आप ब्यूरोक्रेट्स की, अदर सोशल पर्सनालिटीज़ की आप यूज़ कीजिए। तो मेरा ये रहता था कि कुछ मैं एग्जांपल कुछ वर्ल्ड लीडर्स की डाल दूं, कुछ इंडियन लीडर्स की डाल दूं, कुछ वुमेन लीडर्स की डाल दूं, कुछ हिस्ट्री से डाल दूं, कुछ मैं ब्यूरोक्रेट्स की डाल दूं, ताकि वो मोनोटोनस ना लगे मेरा आंसर। तो आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज़्यादा एथिक्स की, मैं आपको यही बताऊंगा टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। एसे को लेके भी काफ़ी डाउट्स हैं इस बार भी एथिक्स एसे काफ़ी डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स थे और सिमिलर से लग रहे थे पार्ट ए पार्ट बी में। और यूजुअली अब यूपीएससी फ़िलासफ़िकल एसेज ही पूछ रहा है। तो इसमें मैं बोलूँगा कि आप जो एसे के टॉप रैंकर्स हैं, जैसे पहले विक्रम गरेवाल सर थे और भी 2-3 रैंकर्स हैं पुराने जिनके काफ़ी अच्छे स्कोर हैं, मैं क्या करता था कि उनकी टॉपर कॉपीज़ मैं निकालता था और जो उनका टॉपिक है, फॉर एग्जांपल ऊपर टॉपिक लिखा है, नीचे उन्होंने ऐसे खुद का लिखा हुआ है, तो वो मैं टॉपिक को 10 मिनट्स 15 मिनट्स ब्रेनस्टॉर्म करता था, जो हमारी पेपर के दौरान भी स्ट्रैटेजी होती है कि खाली पेज पे 15 मिनट वो टॉपिक आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। मैं वो ब्रेनस्टॉर्म करता था और फिर मैं उनका ऐसे पढ़ता था कि मैंने क्या मेजर एक थीम मिस कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टॉपिक है, फ़िलासफ़िकल है, जैसे इस बार टॉपिक मेरे को याद में आ रहा है कि माइंड इज़ लाइक अ मडी वाटर, यू कैनॉट सी क्लियरली अनलेस इट सेटल्स, कुछ ऐसे करके एक टॉपिक था। तो अगर ये मैं टॉपर कॉपी पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसका टॉपिक देखूँगा, मैं 15 मिनट्स इसका एक खाली पेज पे मैं बना लूँगा कि क्या मेरा इसमें वे ऑफ थिंकिंग, क्या इसमें इसको मैं कैसे अप्रोच करूँगा। बट फिर उसके बाद उसको देखो, आप टॉपर कॉपी देखो, जो आपने मेजर थीम मिस कर दी आप उसको कीजिए। कई बार क्या होता है, रेडीमेड इंट्रोडक्शंस और एंड गेम उसमें आपको मिल जाता है जो टॉपर कॉपीज़ होती हैं एसे की। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टोरी है, कोई कुछ, इसमें न्यूज़पेपर का भी मैं आपको बोलूँगा बहुत बड़ा पार्ट है। न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स होते हैं या कई बार कोई स्टोरी होती है, जैसे मैं याद कर पा रहा हूँ कि एक आइलैंड था रापा नुई नाम का, बीच में कहीं पैसिफिक में या इस साइड में, तो वो 2000 ईयर्स से वो हैबिटेशन थी वहाँ पे प्रॉपर। तो ये एनेक्डोट कहीं और न्यूज़पेपर में कुछ इसके रिलेटेड न्यूज़ होगी, बट उसको मैंने क्लाइमेट चेंज से लिंक करके कुछ तो मैंने इसमें क्रिएटिव किया था, तो क्रिएटिविटी के मार्क्स मिलेंगे।
फ्लारी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी आनी चाहिए कि कैसे लिखते हैं। डिसेंट अच्छी इंग्लिश में आप एसेज लिखिए और ब्रॉड थीम्स को कनेक्ट कीजिए। वन साइडेड आपका ऐसे ना लगे और एक फ़्लो हो, उसके लिए वही आप टॉपर कॉपीज़ देखिए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब ऐसे शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया। एक फ़्लो में, एक सांस में वो ऐसे फिनिश हो जाता है। ऐसे आपके ऐसे लगने चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस के टाइम के बीच में अभी काफ़ी टाइम कम हो गया। यूपीएससी इज़ शॉर्टनिंग दिस साइकिल। तो इसमें मैंने अपना सेम स्टैंडर्ड बुक्स और जो मेरे सोर्सेज थे वो मैं पढ़ता था और मैंने टेस्ट सीरीज़ सिर्फ वही फोरम MGP वाली ज्वाइन की हुई थी, उसकी वैल्यूएशन होती थी। इसमें मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि कई बार हमें होता है कि यार मैं पहले पढ़ूँगा ना फिर मैं टेस्ट सीरीज़ दूँगा। तो मैं भी इसी बात से जूझता था और हर रैंकर आई थिंक इस बात से जूझता होगा कि यार मैं प्रिपेयर करूँगा तो मैं टेस्ट दूँगा तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। उस चक्कर में हम डिले करते रहते हैं और वो चीज़ इम्प्रूव नहीं हो पाती। हम एंड के लिए उस टेस्ट सीरीज़ को डिले करते रहते हैं। तो इसमें मैं एक एनेक्डोट आपको बताऊंगा कि जब हम आज फॉर एग्जांपल यहाँ से हमें कहीं भी जाना है तो हम वी डोंट वेट फॉर ऑल द लाइट्स टू टर्न ग्रीन। एक लाइट ग्रीन होती है तो हम आगे जाते हैं, फिर रेड लाइट पे रुकते हैं, येलो पे देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर एक और रेड लाइट आती है, फिर हम फिर एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो डोंट वेट फॉर ऑल द लाइट्स टू टर्न ग्रीन। तो आप धीरे धीरे एक आंसर पे बिल्ड करते रहिए, इम्प्रूव कीजिए और अल्टीमेटली एक गुड इनफ आंसर, एक्सेप्टेबल आंसर पे हमने पहुंचना है। हमने परफेक्ट आंसर नहीं ढूंढना, क्योंकि आप उस परफेक्शन की होड़ में आप काफ़ी अपने क्वेश्चंस आप गवा देंगे। और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो मैं फर्स्ट 1 to 20 ही पेपर अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि टीचर जैसे पेपर सेट हुआ है 1 to 20 हुआ है, चेक 1 to 20 होगा, तो हम बीच में ऐसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ ना अपनाएं। कुछ बच्चे 11 to 20 पहले करते हैं, फिर 1 to 10 पे आते हैं, कई 1 to 5 करते हैं, फिर 11 to 20, फिर बीच के उसमें आते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे को इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना था। मेरे को था कि अपना सिंपल स्ट्रैटेजी रखो, करने सारे हैं। आप ये देखिए पर पेज मार्क्स सेम है। आप ये देख रहे हैं कि 1 to 10 की वेटेज अलग है, 11 to 20 के अलग है। 1 to 10 में आपको 2 पेज लिखने हैं, 11 to 20 में आपको 3 पेज लिखने हैं। टाइम उस हिसाब से डिवाइड कीजिए तो पर पेज आपके मार्क्स हैं। तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। स्टार्टिंग मेरे को लगता था कि एक फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन टाइप ऑफ थिंग हो जाती है। तो मेरे को होता था कि मैं पहले वाले क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करूं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बैक वाले क्वेश्चंस। तो मेरी स्ट्रैटेजी 1 to 20 ही अटेम्प्ट करने वाली रहती थी और काफ़ी डायग्राम्स का यूज़ और फैक्ट्स का, कोटेशंस का एक जीएस में इस टाइम मैंने यूज़ किया था कि मैं कोटेशंस मेरे को नेचुरली आती हैं। ये एनेक्डोट्स जैसे ये ग्रीन लाइट्स वगैरह हो गया या कुआं वाली स्टोरी हो गई, मैं नेचुरली इन चीज़ों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं इनको यूज़ भी करता हूँ अपनी डेली लाइफ में। तो मेरे को ये था कि मैं पेपर में भी इनको उतारूँ। तो मेरी वो रहती थी, कोशिश रहती थी कि हर क्वेश्चन में अगर मैं कुछ लगा पा रहा हूँ तो मैं कोटेशन उसमें लगा दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर मेरे माइंड में आ रहा है तो वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई भी क्वेश्चन है GS 1 में या GS 2 में, तो उसमें मेरा जो इंट्रोडक्शन होता था वो फिक्स होता था। तो अभी टॉप ऑफ द माइंड जो मेरे माइंड में एग्जांपल आ रहा था कोटेशन का कि मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कोई क्वेश्चन है GS 1 या GS 2 में, तो उसमें एक चीज़ मेरे माइंड में ये थी कि हिस्ट्री में जो हमारे टॉप 3 डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, दे वर हेडेड बाय वुमेन। फॉर एग्जांपल डिफेंस मिनिस्ट्री काली माता, और एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती माता, एंड देन फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी माता। तो इसको मैं कहीं ट्रायंगल बना के मैं पक्का लिख के आया होऊंगा अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली होगी। और एक और है UN का कोट है कुछ, इफ़ डेवलपमेंट इज़ नॉट एनजेंडर्ड इट इज़ एंडेंजर्ड। तो इसको कहीं मैं यूज़ करके आया हूँ, आई एम श्योर, चाहे ऐसे में। तो ऐसी चीज़ें मैं कलेक्ट करता रहता था एंड दीज वर नॉट पेपर वाइज कि पेपर 1 पेपर 2। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटीग्रेटेड तैयारी कीजिए। ये वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, पॉवर्टी का क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। तो ये चीज़ें मेरी लार्जली तैयार थी। डाइवर्सिटी को लेके जैसे क्वेश्चन अगर आता तो मेरे माइंड में एक वो था कि APJ अब्दुल कलाम का कोई कोट था कि इंडिया इज़ अ सी वेयर डिफरेंट कल्चर, द रिवर्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स कम एंड मीट, कुछ ऐसे करके था। यूजुअली बच्चे सैलेड बोल लिखते हैं तो मेरे को लगा कि वो काफ़ी बच्चे यूज़ करते हैं,
तो ये मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने कहीं लिख लिया इसको कि इंडिया एक समंदर है जिसमें अलग अलग रिवर्स आके समा जा रही हैं, तो एक मल्टी कल्चरल हमारी वो है, सोसाइटी है। तो ये टॉप ऑफ द माइंड मेरे को याद आ रहे। तो ऐसी चीज़ें जब आप गो थ्रू करें, कोई न्यूज़पेपर पढ़ा आपने, कोई टॉपर नोट पढ़ा, कोई टॉपर कॉपी पढ़ा, मेरी कॉपीज़ भी अगर आई थिंक फोरम MGP वाली वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी, तो आप इनको कलेक्ट कर लीजिए। अगर ये आपकी नेचुरल थिंग है, अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये भी मेरा स्ट्रेंथ है, तो आप इसको फॉलो कीजिए। एक रेडीमेड आपको जो वो मिल जाएगा, आपको कोटेशंस का सार मिल जाएगा। मैंने एक ही टेस्ट सीरीज़ करी थी फोरम MGP वाली। एथिक्स के लिए मैंने पीयूष सर की टेस्ट सीरीज़ करी थी, और विकास ध्याल करके टेलीग्राम पे चैनल है, उनकी मैंने टेस्ट सीरीज़ एथिक्स की लगाई थी। उसमें क्या था, वो आधे घंटे का शायद डेली टेस्ट लगा रहे थे। तो मेरे को क्योंकि एथिक्स में मेरे ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं था लास्ट ईयर, तो मेरे को था कि मेरे को इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। तो फॉर प्रैक्टिस मैंने ये दोनों दिए थे, एंड अभी आई हैव स्कोर्ड 120 एंड विच इट्स अ फेयरली गुड स्कोर। तो ये मेरी डिटेल स्ट्रैटेजी थी। कुछ मिथ्स के बारे में हमने बात की। मैं दोबारा आपको बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो ये चीज़ें कर रहे हैं, PT कर रहे हैं, PYQ कर रहे हैं, सिलेबस कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो गलत स्ट्रैटेजी है। इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको एक अल्टरनेटिव मिल जाए कि हाँ दूसरा तरीका भी है। कई बार होता है बच्चे नहीं नोट्स बना पाते, कई बार नहीं PT 365 अच्छे से पढ़ पाते, तो वो इस कारण से ना डिमोटिवेट हो जाएं कि ले सारे PT 365 कर रहे हैं, मेरे से तो होती नहीं, तो मैं कर नहीं पाऊँगा। इसका पर्पस सिर्फ इतना है, आप अपना स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस कीजिए, और अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। मैं अपना कुछ चैनल जिस पे मैं अपना कुछ गाइडेंस वगैरह मैं शेयर, जो मेरे को अभी याद अभी टॉप ऑफ द माइंड दिस इज़ व्हाट आई कैन रिमेंबर, कुछ और याद आएगा तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूँगा। अभी मैंने बनाया नहीं है, अगर मैं बनाऊँगा तो उसको हम लिंक कर लेंगे नीचे, और उस पर देन वी कैन कनेक्ट फॉरवर्ड। प्रीलिम्स लास्ट मिनट आई वुड से, प्रीलिम्स के लिए आप प्लीज़ CSAT को इग्नोर ना कीजिए। एक बड़े भाई होने के नाते प्लीज़ आप इसको एडवाइस को फॉलो कर लीजिए। सोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए, रिवीजन बार बार कीजिए। टेस्ट सीरीज़ एक आदि जो मैंने 2-3 नाम आपको वीडियो में बताए हैं, उनको आप एक को किसी को फॉलो कर लें, ऑल आर फेयरली गुड। प्रैक्टिस कीजिए, फेथ रखिए अपने आप पे, और घबराइए मत, अपना बैलेंस मेंटेन करके चलिए। तो अपनी कुल्हाड़ी ज़रूर तेज़ कीजिए। जो एक स्टोरी है कि 2 लकड़हारे होते हैं, दोनों 8 घंटे काम करते हैं, पर एक की बहुत ज़्यादा डेली लकड़ की पाइल बहुत बड़ी होती है जो वो काटता है, तो वो 2 घंटे रेस्ट लेता है और अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको शार्प करता है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप उनका आशीर्वाद लीजिए, पेरेंट्स का, टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे कनेक्टेड रहिए। आप सिक्लूडेड होकर तैयारी मत कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा। जो आपका पीयर ग्रुप है, मैं तो अपना नॉन UPSC फ्रेंड्स थे मेरे, तो मेरा इसमें काफ़ी प्रोडक्टिव वेस्टेज, हॉबी को बोलते हैं, इट इज़ अ प्रोडक्टिव वेस्टेज ऑफ टाइम। तो मेरा प्रोडक्टिव वेस्टेज काफ़ी होता था टाइम का, तो उससे मेरा थोड़ा माइंड एट ईज़ रहता था। कोई मेरे पे इतना प्रेशर मैं खुद को नहीं क्रिएट करके रखता था। एक और चीज़ जो मैं आपके चैनल के माध्यम से एस्पिरेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आप अपने शुरुआती अटैम्प्ट्स में हैं, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो आप पूरा सिंगल माइंडेडली UPSC पे फोकस कीजिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लें। पर अगर आप लेटर स्टेजेस ऑफ अटैम्प्ट्स में हैं, आपका 3rd, 4th, 5th अटैम्प्ट है, तो प्लीज़ आप इसको सीरियसली कंसीडर कीजिए कि UPSC अपने आप में एक एंड नहीं है। आपका एंड सर्विस देना है नेशन को और पीपल को। इट्स अ पब्लिक सर्विस, और बहुत एवेन्यूज़ हैं देश को सर्व करने के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, NGO है, स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम है। अभी मैंने जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो इससे मेरे को काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज हुई है, जो मैं इंटरव्यू और अपने मेंस में भी यूज़ करके आया हूँ, एंड इट वुड प्रिपेयर मी फॉर हायर सर्विसेज। एंड अभी ऑन ग्राउंड भी अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें भी काफ़ी स्केल और स्कोप है काम करने। इट इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री जॉब। आपको बहुत इसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ब्लिस मिलेगा कि आप एक्चुअल में ग्राउंड पे वर्क कर पा रहे हैं। तो सिर्फ UPSC की उसमें उम्मीद में ऐसा ना हो कि आप अपना मेंटल बैलेंस खो पाएँ, और यही मेरे से आपसे आशा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्लियर करें, और जो आप हासिल करना चाहते हैं आप उस तक जल्द से जल्द पहुँचें। डेली नॉलेज ट्रैक की टीम को भी मैं काफ़ी थैंक यू बोलूँगा, बिकॉज इट इज़ लाइक एन अनबायस्ड वीडियो
आपका कोई भी एफिलिएशन किसी कोचिंग के साथ नहीं है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को डिटेल स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर पाया। और आपके ही चैनल पे जो टॉपर्स ने डिटेल स्ट्रैटेजी दी हैं उन्हीं को मैंने देख देख के कुछ अपनी स्ट्रैटेजी भी फॉर्मुलेट की। एंड आई होप कि बच्चे इससे कुछ वैल्यूएबल इंसाइट गैदर करें, और अगर इसके कारण किसी का बेनिफिट होता है तो ऑल द जो भी उसका श्रेय है ये DKT की टीम को जाता है। थैंक यू।